चलिए, आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें प्राचीन भारत की अविश्वसनीय कहानी बताएगा। यह सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है बिल्कुल शुरुआत से, कि कैसे इंसान ने जीरो से शुरू करके बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी कर दी। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वज, जो कभी सिर्फ पेट भरने और सिर छुपाने की जगह के लिए ही जूझते रहते थे, वो इतने शानदार शहर और बड़े बड़े साम्राज्य बनाने तक आखिर पहुंचे कैसे? चलिए, इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो फिर कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। इंसान की सबसे पहली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? खाना। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, इसी एक जरूरत के हल ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचिए दो तरह की जिंदगी के बारे में। एक तरफ वो जिंदगी जहां हर सुबह ये नहीं पता कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं, पूरा दिन भटकना है। और दूसरी तरफ एक सुकून भरी सेटल्ड जिंदगी, जहां लोगों ने एक जगह टिकना सीख लिया, अपनी फसलें उगाना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। सच कहूं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं था। और ये सब शुरू कैसे हुआ? करीब 12,000 साल पहले, जब मौसम बदला, धरती थोड़ी गर्म हुई। इसका नतीजा बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। और इन्हीं मैदानों में इंसान ने कुदरत का एक बहुत बड़ा राज खोज निकाला कि बीजों से पौधे उगते हैं, फसलें उगती हैं। बस गेहूं और जौ जैसी छोटी छोटी फसलों ने लोगों के जीने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया। अच्छा, तो अब जब खाने की टेंशन थोड़ी कम हुई, तो एक नई प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई। अब लोग गांव में साथ रह रहे थे, आबादी बढ़ रही थी। तो सवाल ये था कि भाई, इस बढ़ते हुए समाज को मैनेज कैसे करें, इसे ऑर्गेनाइज कैसे करें? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब से जन्म हुआ भारत की पहली शहरी सभ्यता का। बात है आज से करीब 4700 साल पहले की। जरा अंदाजा लगाइए, ये वो दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, और ठीक उसी वक्त यहां भारतीय उपमहाद्वीप में एक कमाल की शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अपने पूरे शबाब पर थी। और ये कोई मामूली शहर नहीं थे। नहीं, ये तो उस जमाने के इंजीनियरिंग के अजूबे थे। अरे सोचकर देखिए, आज से लगभग 5,000 साल पहले उनके पास पक्की ईंटों के घर थे, एकदम सीधी और चौड़ी सड़कें थीं, और तो और ढकी हुई नालियों का सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। कमाल है, उस समय के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट था। लेकिन वक्त बदला और हड़प्पा के वो शानदार शहर धीरे धीरे गुमनामी में खो गए, वीरान हो गए। इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, और साथ में आई एक नई चुनौती। सवाल अब यह था कि बड़े बड़े इलाकों और तरह तरह के लोगों पर शासन कैसे किया जाए। और इसी चुनौती का जवाब था महाजनपद। इन्हें आप उस दौर के पावरफुल स्टेट्स या बड़े बड़े राज्य मान सकते हैं। खेती अच्छी हो रही थी, अनाज ज्यादा था, व्यापार बढ़ रहा था। इसी सब ने इन्हें बहुत ताकतवर बना दिया। और यहीं पर हमें सरकार चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो थे मगध जैसे बड़े बड़े राजतंत्र, जहां सारी ताकत एक राजा के हाथ में होती थी, मतलब जो राजा ने कह दिया वही कानून। तो दूसरी तरफ थे वज्जी जैसे गणराज्य, जो बड़े दिलचस्प थे। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई लोग मिलकर एक सभा में, जिसे गण या संघ कहते थे, फैसले लेते थे। एक तरह से ये डेमोक्रेसी का बहुत पुराना रूप था। पर यह दौर सिर्फ राजनीतिक उठापटक का नहीं था। नहीं, ये विचारों की भी एक क्रांति का समय था। गौतम बुद्ध जैसे महान चिंतकों ने समाज को देखने का एक नया नजरिया दिया। उनका एक बहुत गहरा संदेश था कि जीवन में जो भी दुख है, उसकी असली जड़ हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णा, जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए, अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इन राज्यों में से एक ने भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। साथ ही दुनिया को दिया एक ऐसा सम्राट जिसे आज भी याद किया जाता है। इन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध, जो आगे चल के बना भारत का पहला साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और इसके सबसे मशहूर सम्राट हुए अशोक। लेकिन अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी एक जंग ने बदल दी, कलिंग का युद्ध। वो लड़ाई इतनी भयानक थी, उसमें इतना खून खराबा हुआ कि उस विनाश को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। उस युद्ध के बाद अशोक ने तय किया कि अब वो तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि प्यार और सही रास्ते पर चलकर लोगों का दिल जीतेंगे। उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया।
अब ये धर्म कोई नया धर्म नहीं था, ये बस सही तरीके से जीने का एक रास्ता था, एक नैतिक कोड था, जिसमें अहिंसा थी, बड़ों का आदर था और हर जीव के लिए मन में दया थी। तो शिकार से शुरू हुआ ये लंबा सफर आखिर में हमें एक ऐसे सुनहरे दौर में ले आता है, एक गोल्डन एज, जिसने आने वाली दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी हमारे साथ है। 1500 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली में खड़ी एक ऐसी चीज की उम्र है जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को हैरान कर देती है। क्या हो सकता है ये? ये है दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ, यानी आयरन पिलर। जरा सोचिए, 1500 सालों से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, धूप, बारिश, सर्दी सबको झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। है ना कमाल की बात? ये उस दौर के भारतीय मेटलर्जी साइंस का एक जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ मेटलर्जी तक ही सीमित नहीं थी, ये तो ज्ञान का एक सुनहरा दौर था, एक पावर हाउस ऑफ इनोवेशन। इसी दौर ने दुनिया को दिया जीरो, शून्य का कॉन्सेप्ट, जिसके बिना आज की कंप्यूटर साइंस सोची भी नहीं जा सकती। आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों ने ग्रहों की चाल को समझा दिया और चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के जरिए मेडिसिन की दुनिया में क्रांति ला दी। तो एक शिकारी के जीवन से लेकर एक महान सम्राट के साम्राज्य तक, ये पूरा सफर हमें यही दिखाता है कि कैसे बस पेट भरने की एक जरूरत ने समाज, विज्ञान और सोच की एक इतनी मजबूत नींव डाली जिस पर आज का भारत खड़ा है। और ये सफर हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस शानदार अतीत की नींव पर खड़े होकर आज हम भविष्य के लिए क्या बना रहे हैं।